मैं हरीश कुमार मेहता, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज रादुधार, DRG मेंबर। बच्चों, आज हम कक्षा 12 आरोह काव्य खंड से पाठ 1 आत्म परिचय कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में हालावाद का जनक माना जाता है। कवि का परिचय इस प्रकार है। जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह में मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। कवि ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, जो इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। कवि ने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया है, जिनमें हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। डायरी विधा में कवि ने प्रवासी की डायरी लिखा है। आत्म परिचय कविता का प्रथम छंद देखते हैं बच्चों, क्या है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो देखिए। आप लोग कॉपी पेन साथ रखिए, नोट करते जाइए। जनकृत, झंकार युक्त ध्वनि, जैसे हम बीणा के तारों को छूते हैं उससे जो ध्वनि निकलती है, ठीक उसी प्रकार जग, संसार, भार, बोझ, छूकर, स्पर्श करके। इसका संदर्भ देखिए बच्चों, आप लोग भी लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित आत्म परिचय नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका प्रसंग देखते हैं छंद का। इस छंद में बच्चन जी ने स्वयं का परिचय देने का प्रयास किया है और साथ ही समाज के साथ खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए बच्चों इसकी। कवि कहता है कि मैं संसार का भार लेकर घूमता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में प्रेम की भावना बनी रहती है। जब मेरे हृदय को कोई प्रेरित या स्पर्श करता है तो वह अपने आप ही गुनगुनाने लगता है। अर्थात कवि जीवन के बोझ को उठाकर भी प्रेममय जीवन जीना चाहता है। शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य होता है बेटा जिन कारणों से कविता क्या है सुंदर बनती है, वो कारण क्या क्या हैं देखते हैं। गीति काव्य के सभी तत्व विद्यमान हैं। छंद मुक्त रचना होते हुए भी क्या है, गीति काव्य के सारे तत्व हैं। इसमें लय है, गेयता है, ताल। दूसरा है जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार इसमें अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पे ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। दूसरा छंद देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें कठिन शब्द हैं। स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी मदिरा, ध्यान, आकर्षक, गीत, गान, गीत। संदर्भ आपको बता दिया है बच्चों, वही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। इस छंद में बच्चन जी ने समाज के प्रति अपनी
निरपेक्षता व्यक्त की है और बताया है कि संसार में रहते हुए किस तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह किया जा सकता है। वे कहते हैं कि इस संसार से भले ही मुझे कितने ही कष्ट मिले हो, लेकिन मैं अपनी प्रेम की राह छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं इस संसार की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि इस संसार के रीति रिवाज भी उन्हीं पर लागू होते हैं जो सांसारिकता के अनुरूप जीते हैं। मैं तो स्वतंत्र प्राणी हूँ, मैं अपने मन के अनुसार आचरण करता हूँ, किंतु मैं इस संसार से अलग नहीं हूँ। इस छंद में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। उपमेय का उपमान क्या? वेद रहित आरोपण होना। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 3 शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति इस छंद में संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की गई है। बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका गृह कार्य है इन 2 छंदों से। प्रश्न 1 इसमें है, जग जीवन का बार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है? ऐसे में भी वह क्या कर लेता है? दूसरा है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? जो प्रेम रूपी मदिरा थी उससे क्या आशय है कवि का, आप लोगों ने लिखना है। आशय स्पष्ट कीजिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जो चाटुकारिता लोग हैं। सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है। आपके विचार से उन्हें किसने जनकृत किया होगा? तीसरा छंद देखते हैं बच्चों। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर अपना हृदय, उद्गार विचार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं क्या अपने हृदय के अनुरूप उपहार, नजराना, भेंट लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता, जो अधूरा संसार मुझे क्या है अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। उद्गार दिल के भाव, भाता अच्छा, स्वप्नों का संसार कल्पनाओं की दुनिया, उपहार नजराना, और हृदय निज नज़दीकी। इस छंद का प्रसंग देखते हैं बच्चों। इस छंद में कवि ने संसार के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। वे संसार में रहते हुए भी अलग हैं। देखो व्याख्या। हरविंद राय बच्चन जी कहते हैं कि एक कवि हृदय होने के कारण मेरी दुनिया अलग है, क्योंकि मैं दुनिया के सामान्य व्यवहार के विपरीत अपने हृदय में उठने वाली प्रेम भावना से चालित होता हूँ। मैं अपनी वाणी में लोगों के कल्याण के गीत गाता हूँ। प्रेम भाव के अभाव में यह संसार मुझे अपूर्ण जान पड़ता है, जिस कारण मैं लोक मंगल के लिए कल्पना लोक में विचरण करता हूँ। कवि का प्रयास यह है कि वह संसार को और अधिक बेहतर बना सके। इस छंद का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली। जो तत्सम शब्द होते हैं उनसे बनी खड़ी बोली। तत्सम और तद्भव, तद्भव होता है हिंदी का जो शुद्धरूप है हिंदी, और तत्सम जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। छंदमुख रचना होते हुए भी लय, तुक और गैता विद्यमान है। चौथा छंद है बच्चों। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख
दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं बव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जिसमें जो कठिन शब्द हैं, भव संसार का दुख, भव सागर दुखों का संसार रूपी समुद्र। यहाँ पे भी क्या है, रूपक अलंकार। मौजों लहरों, मग्न खुश रहना का संदर्भ पूर्वतः रहेगा। प्रसंग देखिए, इस छंद में बच्चन जी ने सुख दुख के प्रति समभाव व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं जीवन में, क्या थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप लोग लिख लेना, जीवन में, यहाँ जीवन लिख दिया था, जीवन में आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता तथा सुखों के आने पर रोमांचित नहीं होता। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरे जीवन में आने वाले दुखों की पीड़ा में अपने हृदय में ही दबाकर रखता हूँ। ऐसा करने पर मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि न तो मैं दुख में ज़्यादा दुखी होता हूँ और न सुख में ज़्यादा सुखी। जहाँ दुनिया इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव को ढूंढती है, वहाँ मैं सागर की लहरों पर बेफिक्री से विचरण किया करता हूँ। अर्थात कभी सांसारिक सुख दुख की परवाह नहीं करता है। शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। भव सागर में क्या रूपक अलंकार है। बच्चों ये 4 प्रश्न हैं आपके लिए गृह कार्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यक्ति क्यों है। निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता। संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। अब जो इसका 5वां छंद देखते हैं कविता का। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो उन्माद होता है बच्चों मस्ती, पागलपन, अवसाद, विषाद दुख के कारण जो उत्पन्न उदासी होती है उसे क्या अवसाद कहते हैं। रुलाती रोना, याद, स्मृति संदर्भ पूर्वतः रहेगा। प्रसंग देखिए बच्चों इसका। इस छंद में कवि ने अपनी युवावस्था के द्वंद्वात्मक रूप का वर्णन किया है। युवावस्था में कवि सुख दुख दोनों का अनुभव करता है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि युवावस्था में उसके जीवन में खुशी विद्यमान है। वह यौवन के नशे में चूर है, तथापि उसके यौवन में विषाद भी विद्यमान है। वह विषाद उस प्रिय की याद के कारण रहता है। फिर भी मैं अपने होठों पर मधुर मुस्कान बनाए रखता हूँ। अपने हृदय की पीड़ा को मैं व्यक्त नहीं होने देता, बल्कि उसे स्वयं ही महसूस करता रहता हूँ। जहाँ जीवन की यादें मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं, वहीं भीतर ही भीतर मुझे रुलाती भी हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों इसका। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। कर्ण रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। छठा छंद देखिए बच्चों इसका कविता का। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। मूड मूर्ख, नादान नासमझ अज्ञानी, दाना समझदार ज्ञानी। संदर्भ पूर्वतः रहेगा। प्रसंग देखिए बच्चों इस छंद का। इस छंद में कवि ने
सत्य के मर्म को उद्घाटित किया है। कवि का सत्य के प्रति भी दृष्टिकोण संसार से जुदा है या अलग है। कवि कहते हैं कि जीवन के मर्म को जानने के लिए सभी ने बरसक प्रयत्न किए, परंतु कोई भी उसके सत्य को नहीं जान पाया। इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। वह दुनिया सभी को अवैध आश्रय देती है। जो लोग इतने पर भी दुनिया का मर्म नहीं समझे वे मूर्ख हैं। हमें दुनिया के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। कवि कहते हैं, मैं भी तो आज तक सीख ही रहा हूँ और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। कविता का शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, इसमें छंद का प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि ने क्या प्रश्न पूछे हैं इसमें। कवि का दार्शनिक रूप प्रकट हुआ है। भाषा सरल और सहज खड़ी बोली है। बच्चों आपके लिए गृह कार्य है इन दो छंदों से। यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। कवि की मनस्थिति कैसी है। नादान कौन है तथा क्यों है। संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है। कवि सीखे ज्ञान को क्यों बुला रहा है। थोड़ा मिस्टेक हो गई मात्रा की टाइपिंग करने में, तो आप लोग लिख लेना। सातवां छंद देखते हैं बच्चों कविता का। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखो बच्चों कठिन शब्द क्या है। वैभव धन संपत्ति, पग कदम, नाता रिश्ता, रोज प्रतिदिन, ठुकराता छोड़ देना। संदर्भ पूर्वोत्तर रहेगा। प्रसंग देखते हैं इस छंद का। कवि इस छंद में स्वयं और संसार के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा सर्वथा भिन्न है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा में बुनियादी अंतर है। जहाँ संसार की प्रवृत्ति संग्रह की है यानी इकट्ठा करने की है। जिस धन संपत्ति के संग्रह में संसार मग्न रहता है, मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को एक एक मत से ठुकराता हूँ। मैं संसार में रहते हुए भी उससे भिन्न दृष्टिकोण रखता हूँ, अर्थात संसार के आकर्षण मुझे बांध नहीं सकते। मेरे हृदय में उठने वाले भाव ही मेरी सच्ची संपत्ति है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं जिसका। जग जिस पृथ्वी पर प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है। आगे जग जिस पर जय की वर्ण की आवृत्ति हुई है। पृथ्वी पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रतिपग पर भी प वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसका कारण क्या अनुप्रास अलंकार है। बना बना जो शब्द आया है बना बना, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और शब्द की पुनरावृत्ति से कविता में क्या विशेष आकर्षण हो गया है। आठवां छंद है बच्चों इसका। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर बूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ। देखो बच्चों कठिन। रोदन रोना, राग अनुराग प्रेम, भूपों राजाओं, प्रासाद महल, शीतल ठंडा, खंडहर टूटा हुआ मकान। संदर्भ पूर्वोत्तर रहेगा। इस छंद का प्रसंग देखते हैं। इस छंद में कवि ने अपने हृदय की द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रकट करता है। उसके जीवन में विरोधों का सुंदर सामंजस्य है। व्याख्या देखिए बच्चों इसकी। कवि कहते हैं कि भले ही दुनिया को मेरा रोदन सुनाई दे, परंतु इसमें भी एक राग का भाव है।
जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी में विद्रोह की अग्नि विद्यमान है, अर्थात मेरी वाणी मृदु होते हुए भी प्रभावकारी है। जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं, अर्थात मेरा कभी कर्म अन्य किसी भी कार्य से क्या महत्वपूर्ण है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, अनुप्रास अलंकार है। रोदन में राग और अनुप्रास के साथ साथ क्या विरोधाभास अलंकार भी है। विरोध ना होते हुए भी क्या विरोध का आभास हो रहा है। लक्षण शब्द शक्ति है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, गृह कार्य, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा न्यौछावर हो जाते हैं? 9वां छंद देखते हैं बच्चों। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझ अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कठिन शब्द है बच्चों। छंद बनाना यानी कि कविता रचना, दीवाना मनमोजी, फूट पड़ा अव्यक्त करना। संदर्भ पूर्वता रहेगा। प्रसंग देखिए इस छंद का। इस छंद में कवि समाज में अपनी स्थिति का वर्णन करता है। वह चाहता है कि समाज उसकी वास्तविकता से परिचित हो। व्याख्या देखिए बच्चों। कवि कहते हैं कि समाज उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया है। जब मैं अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ तो समाज उसे गायन का नाम देता है। जब मैं अपनी दबी वाणी भावना को वाणी देता हूँ तो ये दुनिया सोचती है कि मैं छंदोबद्ध कविता कर रहा हूँ। कवि के कहने का भाव है कि दुनिया उसके दुख को समझ नहीं पाती है। कवि चाहता है कि ये दुनिया उसे अपने दीवाने के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि के रूप में। अर्थात चाहे दुनिया के साथ मेरे संबंध कैसे भी हों, पर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भाव है। शिल्प सौंदर्य देखिए। करुण रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है इसमें। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय किया है कवि ने। आत्मपरिचय कविता का अंतिम छंद देखिए 10वां। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कठिन शब्द निशेष, जिसमें कुछ शेष न हो, मादकता मस्ती। संदर्भ इसका पूर्वतः रहेगा। प्रसंग देखते छंद का। इस छंद में कवि स्वयं को दुनिया का एक अंग स्वीकारते हैं तथा दूसरों को भी अपने जैसा समाज प्रेमी बनाने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि भले ही दुनिया मुझे सामान्य जन ही समझे, लेकिन मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हर कोई मेरी तरह मतवाला बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस संदेश को सभी आत्मसात करें, सभी मेरी तरह दुनिया के प्रति मधुर संबंध रखें। ऐसा करने पर ही जीवन का सच्चा सुख मिलना संभव है और दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकते हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए। झूमे झुके मैं मस्ती में क्या अनुप्रास अलंकार है। उपदेशात्मक शैली है, उपदेश दिया है तो क्या उपदेशात्मक शैली है। कवि की पीड़ा क्या मुखरित हुई है।
बच्चों गृह कार्य आपके लिए 2 छंदों में से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है, कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों, कवि की मनोदशा कैसी है, कवि संसार को क्या संदेश देता है, संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसी पाठ में कवि की एक छोटी सी कविता जाएगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके रचयिता भी हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसका प्रथम छंद इस प्रकार है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। कठिन शब्द देखिए बच्चे इसमें। पंथी यात्री, मंजिल लक्ष्य, डलता समाप्त होना। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित दिन जल्दी जल्दी डलता नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग, इस छंद में कवि ने मनुष्य को समय रहते ही कार्य संपन्न कर लेने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और उसकी मंजिल भी दूर नहीं है, अर्थात समीप ही है। इसीलिए तुम्हें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह दिन भर चलकर थक जाने वाला पथिक भी संध्या होने पर क्या अपने कदम तेजी से उठाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन समाप्ति से पूर्व ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा छंद है इस कविता का। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से जाग रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया को बरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी डलता है। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। प्रत्याशा आशा, इंतजार, नीड घोंसला, पर पंख, चंचलता, अस्थिरता। संदर्भ इसका पूर्वोत्तर रहेगा। प्रसंग देखिए बच्चों, इस छंद में कवि संध्या के समय प्रकृति में होने वाली हलचल का सजीव चित्रण करते हुए मानव को उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्याख्या, संध्या होने पर घोंसलों में बैठे पक्षियों के बच्चे कुछ पाने की आशा में चहकने लगते हैं। जैसे ही चिड़ियाओं का अपने प्रतीक्षित बच्चों का ध्यान आता है, उनकी चंचलता बढ़ जाती है, उनके पंखों में क्या तत्परता का भाव देखे जा सकते हैं। कहने का भाव है कि चिड़िया भी संध्या होने पर शीघ्र अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। जीवन यात्री को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय रहते प्रयास करने चाहिए। तो प्रकृति से बच्चों में शिक्षा भी लेनी चाहिए। तीसरा छंद है कविता का। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। कठिन शब्द देखिए बच्चों इसमें। विकल, व्याकुल, शिथिल, मंद धीमा, बिहलता, व्याकुलता, हित बलाई हेतु। संदर्भ पूर्वता रहेगा। प्रसंग, इस छंद में कवि
लक्ष्य रहित जीवन की निरर्थकता सिद्ध करता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि मैं संसार में नितांत एकाकी हूँ, अतः कहीं भी कोई भी व्यक्ति अथवा प्राणी मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है। फिर भी मैं किसके लिए घर पहुँचने की शीघ्रता करूं? घर पहुंचने पर तो मेरा एकाकीपन और सूना घर मुझे काट खाने को दौड़ते हैं। समय काटे नहीं कटता, यह प्रश्न मस्तिष्क में आते ही घर लौटते एकाकी व्यक्ति के कदमों की गति स्वयं धीमी हो जाती है और ज्यों-ज्यों समय बीतने के साथ उसका घर निकट आता है, उसके हृदय की व्याकुलता और भावुकता बढ़ने लगती है। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात का सुख अनुभव ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हमें समय रहते ही जागरूक हो जाना चाहिए। शिल्प सौंदर्य देखिए बच्चों, भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है। छंद मुक्त रचना होते हुए भी लय तुक व गेयता का सुंदर समन्वय है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। बच्चों जो 3 छंद थे, कविता दिन जल्दी जल्दी डलता है, कुछ प्रश्न हैं अर्थगण संबंधी प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। साथ ही पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 6 अभ्यास प्रश्न हैं जो आप लोगों ने करने हैं। एक का उत्तर मैंने लिख दिया है। प्रश्न 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर मैंने लिख दिया है। बाकी 4 का उत्तर आप लोगों ने लिखना है। कहीं से अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।